हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टूडेंट। तो ये आज के कुछ न्यूज़ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और करंट अफेयर से भी इनको देखा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ आई है जुडिशरी से। जुडिशरी से क्या न्यूज़ आई है कि हाल ही में ये देखा गया है कि 600 लॉयर यानी कि वकीलों ने एक लेटर लिखा है, एक एप्लीकेशन, एक लेटर लिखा है। किसको लिखा है? सीजीआई को, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इस लेटर के अंदर है क्या और ये किसने लिखा है और किस के लिए लिखा है और क्यों लिखा है, इसको समझते हैं। चलो ध्यान से समझना और शेयर करना, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना। तो पहला शुरुआत करते हैं, क्यों लिखा गया है। तो ये लिखा गया है कि इन लॉयर्स का कहना है, जिन्होंने लेटर लिखा है, कि जो जुडिशरी है वो अब खतरे में यानी कि खतरा किससे है। तो ये माना जा रहा है कि जैसे कि कुछ वकील होते हैं वो अपनी बात रखते हैं कोर्ट के अंदर और वो चाहते हैं कि इनकी जो बातें हैं, इनकी जो केस है वो किसी पर्टिकुलर बेंच के ऊपर जाए, और यदि उस बेंच पे नहीं जाता है और बेंच से इनके विपरीत फैसला सुना देती है, इनके खिलाफ फैसला सुना देती है, तो वो बाद में मीडिया में जाकर या कहीं और जाकर किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके वो अपनी बात लिखते हैं और एक तरीके से जुडिशरी को गलत ठहराते हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने लॉयर डाला है कि ये अब थोड़ा सा डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा सा बना हुआ है। तो इसी को देखते हुए इन्होंने 600 लॉयर्स ने ये अपनी बात लिखी है लेटर के अंदर। तो मेन अब देखते हैं कि ये है क्या। तो इस लेटर के अकॉर्डिंग ये था कि कुछ जो ग्रुप्स हैं वो किसी को फेवर करते हैं, किसी चीज़ के फेवर करते हैं, उस फेवर के दौरान जुडिशरी को बायस करने की कोशिश करते हैं, कि बेंच को बायस करने की कोशिश करते हैं, और ये अब डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो हाल और फिलहाल में इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कोई पार्टी, कौन सी पार्टी है, वो ग्रुप ऑफ पीपल कौन सा है जिनकी तरफ झुकाए जा रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी बड़े वकीलों ने ये लेटर लिखा है, जिसके अंदर सबसे बड़े, जिसको मानते हैं, जो गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है, जो गवर्नमेंट का लॉयर होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से केस देखता है, तो उन्होंने लेटर भी उन्होंने भी लेटर लिखा है। तो एक तो ये न्यूज़ है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये आपसे आगे पूछ भी सकते हैं किसी एग्ज़ाम के अंदर भी, या आप कहीं रिटन एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर भी ये बहुत ज़रूरी आएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये रहेगी। सेकंड जो न्यूज़ है वो है कि अभी हाल ही में एक आईपीपी ने इंडेक्स रिलीज़ करती है। तो इंडेक्स किस चीज़ रिलीज़ होता है? तो इसके अंदर देखा गया है कि जो कोर सेक्टर आउटपुट है, कोर सेक्टर आउटपुट, उसमें इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ोतरी हुई है 6.7% की। तो हम समझते हैं कि ये कोर सेक्टर है क्या। तो कोर सेक्टर ज़्यादा डीप में जाते हुए इतना बता सकता हूँ कि कोर सेक्टर एक ग्रुप है इंडस्ट्रीज़ का, जो गवर्नमेंट ने देख रखा है कि जिनसे सबसे ज़्यादा जीडीपी के अंदर शेयरिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा जीडीपी के अंदर देखा जाता है। तो वो कोर सेक्टर 8 कौन कौन से हैं, इनको समझते हैं। ये आपसे आगे भी कोई पूछ सकता है, या फिर आप अब ये सोचोगे कि भाई हमें इस कोर सेक्टर आउटपुट से फ़ायदा क्या है या फिर नहीं है। देखो, डायरेक्टली तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता इनसे, पर इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदे हैं। इस आउटपुट के बेस के ऊपर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें कौन सी पॉलिसीज़ लागू करनी है, किस पॉलिसी के अंदर रुपए और ज़्यादा बढ़ाने हैं, या हम किस पॉलिसी के अंदर रुपए घटा सकते हैं। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इसका इफेक्ट होता है। तो हम ये पहले तो कोर इंडस्ट्री देखते हैं, 8 हैं कौन सी। तो इसके अंदर आती है कोयला, ऑयल यानी कि पेट्रोलियम ऑयल या क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं वो, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8
इसके अंदर होती हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा शेयर किसका पाया जाता है। लगभग शेयर सबसे ज़्यादा 2 इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा शेयर होता है, एक रिफाइनरी का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो हाल ही में देखा गया है कि जो रिफाइनरी है उसका इंक्रीज़ हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई। सबसे ज़्यादा रिफाइनरी से आउटपुट मिली है और सेकेंड हमें आउटपुट मिली है इलेक्ट्रिसिटी से। इसके अंदर एक चीज़ और नोटिस करने की बात है कि ये बताया जा रहा है जो फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री है उसके अंदर डिक्लाइन हुआ है। उसके अंदर अभी डिक्लाइन देखा गया है और डिक्लाइन है 9.5%। अब ये याद रखिएगा, जो ये परसेंटेज है नहीं चेंज होती रहती है, ये हर मंथ निकलती हैं रिपोर्ट, तो हर मंथ कुछ ना कुछ परसेंटेज रहेगी। तो कभी भी आपसे कोई परसेंटेज नहीं पूछेगा, आपसे ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि सबसे कम किसका था, फर्टिलाइज़र का, या सबसे ज़्यादा किसका था, रिफाइनरी का, सेकंड पर कौन था, तो इलेक्ट्रिसिटी। आप रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी को याद रखिए कि दोनों ऑप्शन में मिलती हैं लगभग। तो इससे हम देख सकते हैं। तो ये रिलीज़ कौन करता है, ये आईपीपी इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है, ये करता है भाई सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो ये सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये काम करती है। तो ये एक न्यूज़ बड़ी न्यूज़ है, हम समझते हैं थर्ड न्यूज़ को। तो थर्ड न्यूज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये ऐसी न्यूज़ है जो काफ़ी सालों से चल रही है और हाल फिलहाल में फिर दोबारा एक बार सामने आई है। तो ये न्यूज़ है क्या, किसके ऊपर बेस है, तो इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। तो हमारे पास एक एक्ट है, एक्ट कौन सा है, AFSPA। ये एक्ट क्या है, ये क्यों है और इसको लगाया क्यों गया था, ये सब चीज़ समझते हैं। और अब इसमें अंदर न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ तो ये है भाई सीधी सी कि इसके अंदर ना थोड़ी और छूट कर दी गई है, इसको बढ़ा दिया गया है 2 स्टेट के अंदर। दोनों स्टेट ईस्ट की हैं, याद रखिएगा। स्टेट का नाम क्या है, नागालैंड, नागालैंड के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बढ़ाया गया है। तो हम ये समझते हैं कि ये एक्ट है क्या। तो आप इसके नाम से समझ जाओगा, A फॉर आर्मी, F फॉर फोर्स, S मतलब स्पेशल, P पावर, A एक्ट। तो ये आर्मी फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये बहुत पहले चल रहा है। ये कहेंगे कि अंग्रेज़ों के ज़माने से आया है, जब जब इंग्लैंड या फिर जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ये पहले इंडिया में था और अब भी है इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर कंट्रोवर्सी बहुत होती है। तो इसके अंदर स्पेशल पावर एक्ट में होता क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि आर्मी को बहुत सी छूट मिलती हैं। छूट ऐसी होती हैं जो उनको दी जाती हैं, तो उनका इफ़ेक्ट देखा जाता है। इसके अंदर एक छूट सबसे ज़्यादा क्या है कि आप कभी भी जहाँ भी ये एक्ट लगा है किसी भी स्टेट के अंदर, तो आप जो आर्मी का पर्सन है किसी को किल कर सकता है, मार सकता है बिना रीज़न दिए। कोई उसको रीज़न देने की जरूरत नहीं है, ना उसको कोई वारंट की ज़रूरत है, सर्च वारंट की ज़रूरत है। वो किसी के घर में आ सकता है, जा सकता है। जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं, ह्यूमन राइट्स भी आते रहते हैं। तो हालांकि ये इंडिया के अंदर है फिलहाल, और कोर्ट में भी इसके भाई करवे केस हुए हैं। तो केस हुआ था तो ह्यूमन राइट के, तो कोर्ट ने एक्ट के साथ ही कहा था कि अभी ये इंडिया में ज़रूरी है। तो ये क्यों ज़रूरी है, वो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आप एक तो याद रखिए, ये एक्ट 1958 में आया था। 1958 में इसको एक्ट बना दिया गया था। पहले ये एक बस ऐसे एक्ट नहीं था, एक लेटर के थ्रू ही चलता था। तो अब इसको प्रॉपर एक एक्ट बनाया जैसे 1958 में। और ये ईस्ट इंडिया में ज़्यादा लगाया गया था। और सबसे पहले जो ये एक्ट लगा था वो असम और मणिपुर के अंदर लगा था। धीरे धीरे इस एक्ट को कम किया गया और फिलहाल ये नागालैंड एंड जैसे कि मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसके ऊपर ना आप अच्छे से एक बार गूगल कर और इस एक्ट को पढ़ लेना। ये इम्पोर्टेंट भी है और पता भी होना चाहिए कि आर्मी के अंदर क्या स्पेशल पावर हमारे पास। आगे बढ़ते हुए
तो एक तो ये न्यूज़ हो चुकी है हमारी। तो एक आती है सबसे बड़ी न्यूज़, टीबी। टीबी जो है वो बीमारी है, और ये कह रहे हैं कि इंडिया में ये ख़त्म होने के बजाय और बढ़ गई। तो हम ये देखते हैं कि ये और कैसे बढ़ गई, इसके अंदर गवर्नमेंट की क्या कमी रही हैं, या फिर जो लोग हैं उनके अंदर क्या कमी आई हैं, ये बढ़ी क्यों हैं, कौन कौन सी पॉलिसी जो फेल हो गई हैं गवर्नमेंट की, या फिर टीबी से होता क्या है। तो हमें देखने को मिला है जो ये टीबी है ना, एक चैलेंज बन चुका है इंडिया के अंदर इसको ख़त्म करना। तो पहले तो मैं बताता हूँ एक योजना, जिस योजना का नाम है NPY। NPY, वाई मतलब योजना, N फॉर द निक्षय एंड P फॉर प्रोत्साहन, निक्षय प्रोत्साहन योजना। इस योजना के थ्रू जो टीबी के पेशेंट हैं उनको रुपए दिए जाते हैं, कुछ पैसे दिए जाते हैं इलाज के लिए और कई चीज़ों के लिए। तो एक तो ये कहना है कि वो सिर्फ 500 रुपये दिए जाते हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट है। तो गवर्नमेंट को बताया जा रहा है कि ये अमाउंट कम है। तो एक ये भी चैलेंज है कि कम है, रुपये कम है। एक इसके अंदर सबसे कॉमन जो वैक्सीन है BCG वैक्सीन, BCG वैक्सीन दी जाती है जिस पर्सन को टीबी होती है उसको। तो ये जो BCG वैक्सीन है, अब ये क्या होता है कि जो वो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो बैक्टीरिया बार बार मॉडिफिकेशन कर लेता है अपने अंदर, और वो जो वैक्सीन है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाता है। अब उसके ऊपर वैक्सीन असर करनी बंद कर देती है, वो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस वैक्सीन को बार बार मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। और इंडिया इतना बड़ा है कि बार बार किसी दवाई का प्रोडक्शन करना, बार बार किसी दवाई के ऊपर रिसर्च करना इतना ज़्यादा हो भी नहीं पा रहा है। तो एक हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। और फ़िलहाल तो यही है न्यूज़ इसकी BCG की। और अगली न्यूज़ हम जो देखते हैं, तो याद रखिए अगली जो न्यूज़ है वो है कोल इम्पोर्ट। ये एक आर्टिकल बहुत अच्छा था कोल इम्पोर्ट का, कि हमारे पास कोयले होते हुए भी हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ गई थी, ऐसी क्या कंडीशन आई थी। तो मैं आपको समझाता हूँ कोल इम्पोर्ट का कैसे क्या सिस्टम हुआ, और कहाँ हमारे लूप होल हैं, और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये आपको किसी सिविल सर्विस के पेपर में लिखना भी पड़ सकता है, या फिर आपसे कोई SSC CGL के पेपर में पूछ भी ले। तो ये इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या हुआ कि 2023 अगस्त की बात है। अगस्त के अंदर क्या होता है कि मॉनसून टाइप हो जाता है थोड़ा बहुत, और थोड़ी ठंड सी हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करनी पड़ती है। तो हुआ क्या, 2023 के अंदर जो मॉनसून का कम था, 2023 में मॉनसून कम हुआ, जिसके कारण गर्मी बढ़ गई, और गर्मी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हुई। समर इंक्रीज़ हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज़ हुई। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, यानी कि हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट, ये पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। तो ये देखा गया कि जो ये पावर प्लांट हैं इनके अंदर कोयले की कमी आ गई, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी और प्रोडक्शन के लिए कोयला चाहिए था, और कोयले की कमी आई तो कोयला इंपोर्ट करना पड़ गया था। पर अब आपको बताता हूँ सच्चाई कुछ। इनका कहना है कि 0.6 मिलियन टन कोयले की नीड थी इस इलेक्ट्रिसिटी को, जितनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए सिर्फ 0.6% मिलियन टन की जरूरत थी। और हमारी जो कोल की जो इंडस्ट्री है, या कोल की जो माइनिंग है, या कोल माइनिंग जहाँ होती है, खदानें हैं, उसके अंदर 30 मिलियन टन हमारे पास अवेलेबल था। अवेलेबल 30 मिलियन टन चाहिए, 0.6% खाली, और उसके बाद इंपोर्ट करने जरूरत पड़ गया। तो इसके अंदर लूप होल कहाँ से आया? सबसे बड़ा लूप होल आता है लॉजिस्टिक, यानी कि कोयला जहाँ निकलता है और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट है वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो लॉजिस्टिक, जो बीच का रास्ता है, जिसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर कमी है। तो ये बताया जा रहा है कि उसको सुधार लेते तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अभी देखते हैं गवर्नमेंट इसके अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन करेगी, क्या एक्ट लाएगी। तो ये हमारे कोई लिए बिग प्रॉब्लम नहीं थी, बस हमें फिर भी इंपोर्ट करना पड़ गया था होते हुए भी। तो आज की तो यही न्यूज़ हैं, बस आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा
कि AFSPA एक्ट क्या है, इसके अंदर क्या है कि 15 नंबर का 15 मार्क्स का सिविल सर्विस मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर। एक ये CSO का ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है। और इस सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है कि आपकी रिफाइनरी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड द लोवेस्ट वन इज़ द फर्टिलाइज़र, सबसे कम फर्टिलाइज़र के अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट भी देखी गई है। और ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है 6.7% का, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है। उससे पर जुडिशरी का मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपको न्यूज़ में आजकल चल भी रहा है, आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर क्या क्या होने लग रहा है। तो ये बताया गया कि भाई जुडिशरी को बायस ना होने के लिए CJI को लेटर लिखा है कि कुछ एक्ट वैक्ट लाया जाए या कुछ उनको कहा जाए जिसके थ्रू करा जाए। एक TB का मैंने को बता दिया है कि TB के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट NPY जो ये NP योजना है, इसके थ्रू रुपए दिए जाते हैं। इसकी वैक्सीनेशन BCG है। इंडिया में इसको अब चैलेंज हो चुका है, इसको कम करना एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि ना इतनी फैसिलिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसके अंदर इतनी फैसिलिटी भी नहीं दी जा रही हैं, जिससे ये बहुत ही चैलेंजिंग हो चुका है। और लास्ट वन न्यूज़ जो आपको मैंने बताया है कोयला का, कि कोयला इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ गई थी, और हो सकता है कि इस बार भी बताया जा रहा है कि मानसून कम है, 2024 में मानसून कम है, तो क्या पता है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड फिर बढ़े और हमारे पास कोयले के लिए लॉजिस्टिक का कम करना पड़े और ये सब कुछ। तो मैं आपको बताता हूँ कोयले के अंदर एक और चीज़, जो कोयला है वो कोर है। तो सबसे ज़्यादा एक कोयला जो निकाला जाता है वो चाइना के द्वारा निकाला जाता है, US के द्वारा निकाला जाता है, इंडिया के द्वारा निकाला जाता है, इवन इंडोनेशिया के द्वारा भी निकाला जाता है। तो ये कुछ देश हैं जिनके अंदर कोयला निकाला जाता है, कोयले की माइनिंग होती है। और सबसे बेस्ट कोयला जो पाया जाता है वो झारखंड के अंदर पाया जाता है। और भी कई कोयले की वो हैं, जो कुछ कोयले होते हैं जो अच्छी क्वालिटी होते हैं, और कुछ होते हैं जिनके अंदर थोड़ी नमी होती है, यानी थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो उनको थोड़ा लो क्वालिटी कोयला माना जाता है। जैसे राजस्थान का जो कोयला होता है कोयला, या फिर वेस्ट बंगाल का जो कोयला है, या केरल का जो कोयला है, उनको थोड़ा लो क्वालिटी माना जाता है। और जो आपके झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इस तरफ जो कोयल की माइनिंग होती है उनको द बेस्ट कोयला है। धन्यवाद, थैंक यू।